हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई भर्ती वर्ष 2023 में 1275 पदों पर आई हुई है, उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडुटेरिया बिहार दरोगा वॉल्यूम 2। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। आज इस सेशन में हम लोग सेट नंबर 3 को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने सेट नंबर 1 और 2 को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और बिहार दरोगा 1275 पदों की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ सभी लोग एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं, जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसे अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई भर्ती वर्ष 2023 में 1275 पदों पर आई हुई है, उसके लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ है, उसके सेट नंबर 3 को हम डिस्कस करेंगे। चलिए थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। फ्रेंड्स देखिए, पहला प्रश्न है कि जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितना प्रतिशत है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। तो देखिए, जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी जो है यह सबसे ज़्यादा है, 81.99%। दूसरे स्थान पर मुस्लिम है, तीसरे स्थान पर ईसाई है और चौथे स्थान पर सिख हैं। अगर मुस्लिम धर्म की आबादी का प्रतिशत पूछेगा तो आपको याद रखना है 17.70%, ठीक है ना। ये दूसरे नंबर पर है। ईसाई तीसरे स्थान पर है 0.05% के साथ और चौथे स्थान पर सिख हैं 0.011% के साथ। तो ये सब आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन है। तो देखिए, ये विदेशी विश्वविद्यालय जो है ये डिकिन विश्वविद्यालय है। ये ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है और इसने अपनी शाखा जो है यह गिफ्ट सिटी, GIFT, गिफ्ट सिटी में जो है इसने अपनी शाखा खोला है। गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ठीक है ना, याद रखिएगा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि नाटो के 31वें सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, यह देश जो है यह फिनलैंड है। अच्छा, नाटो की बात आई है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी, 1949 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है और इसका 31वां सदस्य देश फिनलैंड बना है। फिनलैंड की राजधानी पूछा जाता है, फिनलैंड की राजधानी कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा हेलसिंकी में है। क्लियर ना। चलिए वॉल्यूम 1 भी चलाया जा रहा है। वॉल्यूम 1 का 5 सेट मैंने कवर करा दिया है, आज ही 5वां सेट मैंने कराया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उससे अच्छा है आप चैनल पर चले जाइए और सभी वीडियोज़ आपको लाइन से मिल जाएंगे, सभी वीडियोज़ को देखिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए, सिपरी रिपोर्ट। अब ये सिपरी अंग्रेजी में ऐसे लिखा जाता है। सिपरी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, याद रखिएगा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े शस्त्र यानी कि हथियार आयातक देश कौन से हैं, 3 क्रम बताना है। तो सबसे ज़्यादा भारत करता है। भारत जो है यह टोटल 11% जो है, पूरी जो हथियार आयातक है उसका 11% जो है यह खुद आयात करता है। दूसरा स्थान पर सऊदी अरब है, तीसरा स्थान पर कतर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा हथियार निर्यातक देश कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो है 40% टोटल के साथ जो है अमेरिका पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर रसिया है, तीसरा स्थान पर फ्रांस है, चौथे स्थान पर चीन है, फिर जर्मनी आता है। तो ये भी क्रम आप याद रख सकते हैं। आयातक में भारत, सऊदी अरब, कतर, ठीक है ना, ये 3 हो गए। चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्लियर है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। अच्छा, ये जो रिपोर्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, यह जारी कौन करता है, तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है, ठीक है ना, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है। भारत का स्थान इसमें 42वां है, प्रथम स्थान पर यूएसए है। क्लियर। चलिए
नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अच्छा, नेपाल के प्रधानमंत्री का भी नाम याद रखना है, पुष्पकमल दहल प्रचंड, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री का नाम ध्यान रखेंगे, साथ ही साथ राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौडेल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रधानमंत्री द्वारा, अच्छा नेपाल की राजधानी कहाँ पर है? आप लोग जरा कमेंट करके बताएंगे मुझे, ठीक है ना। प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की घोषणा की गई है? अच्छा, ये जो पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क है, ये टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा के लिए जो है इसे स्थापित किया जा रहा है। और ये टोटल जो है कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है स्थापित किया जाएगा? तो आपको याद रखना है टोटल ये कितना है फ्रेंड्स, तो ये 7 है, ठीक है ना, 7 है। क्लियर? कहाँ कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो एक तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, दूसरा मध्य प्रदेश के धार में, मध्य प्रदेश के धार में, तीसरा बता रहा हूँ महाराष्ट्र के अमरावती में, चौथा तेलंगाना के वारंगल में, पांचवा तमिलनाडु के विरुधुर नगर में, छठा कर्नाटक के कलबुर्गी में, और पांचवा गुजरात के नवसारी में, सातवां गुजरात के नवसारी में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, राज्य का भी नाम आप याद रख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात। चलिए, इससे बेहतर कहीं भी एक्सप्लेनेशन पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितना बजट अनुमानित है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए तो फ्रेंड्स ये कितना है? तो ये 19,000 करोड़ रुपया है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? तो ये 11 फरवरी के दिन मनाया गया। और इसका थीम याद रखना है, इसका थीम क्या है? आइडिया, IDEA। अब देखिए, इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, आपको ये शॉर्ट में याद रखना है ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। इसका जो थीम था वो था इनोवेट, डेमोन्स्ट्रेट, एलिवेट, एडवांस, ठीक है। आई से हो गया आपका इनोवेट, डी से डेमोन्स्ट्रेट, ई से एलिवेट और ए से एडवांस, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 होगा कि हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार RBI ने ई रूपी की सीमा को 10,000 रुपया से बढ़ा करके कितना किया है? तो फ्रेंड्स ये कर दिया गया है 1 लाख। 1 लाख यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वॉल्यूम 1 का 5वां सेट मैंने आज कराया हुआ है, देख लीजिएगा। और देखिए 2008 से लेकर के अब तक जितने भी बिहार दरोगा में हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं उनको अलग वीडियो में कराया हुआ है। उसी प्रकार से ज्योग्राफी की वीडियो को अलग कराया हुआ है, साइंस के प्रश्नों को अलग वीडियो में कराया हुआ है। आप कह सकते हैं कि बिहार दरोगा का घटना चक्र 2023 है, हम लोग सब्जेक्ट वाइज कवर कर रहे हैं। वैसे अगर आप पेपर पूरा कवर करिएगा तो उससे असुविधा होगी, और सब्जेक्ट वाइज करने पर आपको सहूलियत होगी। तो ये हमारा प्रयास लगातार चल रहा है कि आपको बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराए जाएं। मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? अच्छा, ये मालाबार नौसेना अभ्यास जो है याद रखेंगे ये किसके मध्य होता है? तो ये भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का मध्य होता है। और 2023 में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो याद रखेंगे ये ऑस्ट्रेलिया में, 2022 में जापान में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? चूँकि पहला है इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये राज्य कौन बन गया है? तो फ्रेंड्स यह उत्तर प्रदेश बन गया है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? अच्छा, ये नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो लद्दाख में किया गया था। इसमें विजेता जो रहा है, खिताब जो जीता है, ये जीता है ITBP ने। ITBP ने किसको हराया है? तो लद्दाख स्काउट को हराया है, लद्दाख स्काउट को हराया है, ठीक है ना। सब ध्यान रखना आपको। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व सतीश कौशिक का निधन हो गया। प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? काफ़ी सुर्खियों में रहे थे ये सतीश कौशिक, और एक मजे हुए, एक शानदार ये कलाकार थे, अभिनेता थे, साथ ही साथ ये निर्देशक भी थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए, निम्नलिखित में से कौन राज्यपालों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, आपको याद होगा फ्रेंड्स कि बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। फागू चौहान जो थे उनको मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेघालय का जो होगा ये रमेश बैस नहीं होगा, रमेश बैस महाराष्ट्र के हैं, मेघालय के अब फागू चौहान हैं, और बिहार के अब राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बन गए हैं। बाकी सारा जो है सही दिया गया है, सही सुमेलित नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। भारत को किस वर्ष SCO में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया? अच्छा, SCO का सबसे जो नया सदस्य देश बना वो ईरान बना है, ठीक है ना। और भारत को SCO का पर्यवेक्षक का दर्जा जो दिया गया था ये 2005 में दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोढेरा को भारत का पहला जो है 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। यह गुजरात की किस जिले में है? अच्छा, मोढेरा से आपको याद आ रहा होगा हिस्ट्री में मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये प्रश्न आपने पढ़ा है ना। तो मोढेरा जो है ये गुजरात में है और इसकी स्थापना जो है मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है ये सोलंकी वंश के शासक भीमदेव प्रथम ने करवाया था। आपका रिवीजन हो गया ना। चलिए, ये आपका मेहसाना में है, मेहसाना ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा जो है ये संबंधित है। स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा जो है ये राजस्थान में है और ये भगवान शिव से संबंधित है। चलिए, 19 नंबर प्रश्न करेंगे और सभी लोग अपना अपना स्कोर भाई जरूर बताइएगा। देखिए, उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालयों के निर्णय को अनुवाद करने हेतु समिति का यानी कि कमिटी का गठन किया है? बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा? तो अभय ओका समिति, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी स्पेस टनल की लंबाई कितनी है? तो देखिए फ्रेंड्स, स्पेस टनल जो है ये पूरा प्रोजेक्ट जो था ये पूरा प्रोजेक्ट 272 किलोमीटर का था। 272 ऑप्शन के हिसाब से सही होगा, लेकिन इसके टनल की अगर लंबाई अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको किसका लंबाई याद रखना है, 12.895 किलोमीटर, ठीक है ना, 5 किलोमीटर, और पूरा प्रोजेक्ट 272 किलोमीटर का है। चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड वाइल्ड लाइफ बॉन्ड को किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? क्योंकि ये ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए, ठीक है ना, और ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है जारी किया गया है, विश्व बैंक के द्वारा। देखिए, किरण रिजिजू के इस्तीफे के बाद देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? देखिए, अब पहले किरण रिजिजू कानून मंत्री थे लेकिन इस्तीफा दे दिया है इन्होंने, और किरण रिजिजू जो है अब ये कौन से इनके पास मंत्रालय हैं? तो इनके पास अब भू विज्ञान मंत्रालय है किरण रिजिजू के पास, और नए कानून मंत्री बन गए हैं अब अर्जुन राम मेघवाल, याद रखिएगा। चलिए, किस संस्था के द्वारा हाल ही में जीवन आज़ादी पॉलिसी की शुरुआत की गई है? जीवन आज़ादी पॉलिसी की शुरुआत किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो ये LIC के द्वारा। LIC की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो भाई आपको याद रखना है LIC की स्थापना 1956 में हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अच्छा, टोटल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है इस साल। इनमें से याद रखेंगे आप 6 लोगों को पद्म विभूषण, 9 लोगों को पद्म भूषण और 91 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। टोटल ऐड कर दीजिए, देखिए 106 आ जाएगा। और यहाँ पर मरणोपरांत अगर आपसे पूछा जाएगा तो मरणोपरांत 7 लोगों को दिया गया है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर महिला पूछा गया है तो टोटल जो है 19 महिलाओं को दिया गया है। अच्छा, आप में से बहुत लोगों को एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, याद भी होगा कि अब तक कितनी महिलाओं को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जरा बताइए। तो ऑप्शन में यहाँ पर आपको इसी में से बना देता हूँ। यहाँ पर ले लीजिए आप 10, यहाँ पर ले लीजिए 8, यहाँ पर ले लीजिए 5 और यहाँ पर ले लीजिए 3। बताइए कि भारत में अब तक कितनी महिलाओं को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो देखिए 5 महिलाओं को किया गया है, उनका नाम भी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इंदिरा गांधी जी को किया गया, मदर टेरेसा को, अरुणा असफ अली को, सुब्बुलक्ष्मी को, MS सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है ना, और लता मंगेशकर को। तो ये 5 नाम याद रखेंगे। चलिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय क्या है? 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। इस बार इसका विषय था ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबिंग। ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल, ये L है, वेलबिंग, ठीक है ना। तो इसका मतलब हिंदी में है यहाँ वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। चलिए, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो इसमें जो सदस्य होते हैं वो आपके होते हैं दोनों सदनों के सदस्य, यानी कि इसमें निर्वाचित भी होते हैं और मनोनीत भी होते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर किया जाएगा? जब मत टाई हो जाता है वोट, तो उस कंडीशन में स्पीकर जो होता है वो निर्णायक मत देता है। यह आर्टिकल 101 में है, यानी कि 101 में है, 100 और 1 अलग से, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार लागू किया गया था। तो देखिए, इसे पारित किया गया था 1954 में, 1954 में इसको पारित किया गया था, ठीक है ना। और देखिए, इसको लागू किया गया था 1 जून 1955 को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के रूप में। तो यहाँ पर 1954 ही दिया गया है, पहली बार इसको पारित किया गया था और लागू किया गया था 1955 में।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। तो केंद्र राज्य संबंध जो है ये निर्भर करता है संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं और व्यवहारों पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, यानी कि सभी पर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी सेशन कवर करा रहा हूँ, आप लोगों को कहना है कि 30 मिनट के आसपास में कवर कराइए, तो आप लोग सपोर्ट करिएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। देखिए चुनाव की अधिसूचना जो है, अगर हम बात करें कि लोकसभा का चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है, तो राष्ट्रपति। उसी प्रकार राज्य में विधानसभा का राज्यपाल जारी करता है। तो चुनाव की अधिसूचना जो है ये जारी नहीं करते हैं चुनाव, हाँ इसकी सिफारिश जरूर करता है, ठीक है ना। चुनाव चिन्ह का बंटवारा करता है, ये भी है। चुनाव की वैधता का निपटारा और शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराना, ये भी चुनाव आयोग का कार्य है। नहीं पूछा गया, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए, किसने कहा था कि भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो ये स्टेटमेंट है बाबा साहब अम्बेडकर जी का। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो मेयर का कार्यकाल नियत जो किया गया है, फिक्स जो किया कि ये 5 वर्ष किया गया है, ठीक है ना। चलिए, कहीं कहीं 1 वर्ष का भी होता है मेट्रो सिटी टाइप में, लेकिन आपको याद रखना है 5 वर्ष फिक्स किया गया है। यहाँ पर मिलान करना है। अब यहाँ पर देखिए मिलान करना है, और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, एक तरफ समिति है, दूसरी तरफ वर्ष है, और ये जितनी भी समितियाँ दी गई हैं ये सारे जो है पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, प्रश्न बनता भी है कि इनमें से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित है या फिर नहीं है, दे देगा। तो ये चारों समिति है, थोंगन समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, BR मेहता और LM सिंधवी समिति, चारों पंचायती राज से संबंधित संस्थाएं हैं। अब चलिए मिलान कर लेते हैं। थोंगन समिति तो 1988 हो जाएगा, अशोक मेहता समिति 1977 हो जाएगा, BR मेहता समिति 57 हो जाएगा, और LM सिंधवी समिति 86 हो जाएगा, ठीक है ना। अब मिला लीजिएगा आप लोग। चलिए, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार की आयु को घटाने या कम करने से संबंधित है? तो ये कौन सा है? तो ये 61वां संविधान संशोधन है 1989 में। 61वां राइट आंसर हो जाएगा। मतदान की आयु सीमा जो है 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। बोहरा समिति का संबंध किससे है? बोहरा समिति का संबंध किससे? बोहरा समिति का गठन जो है ये कब किया गया था? तो 1993 में। 1993 में इसने रिपोर्ट भी किया था अपना प्रस्तुत, और ये PV नरसिम्हा राव के समय में ये बोहरा समिति का गठन किया गया था, राजनेताओं और अपराधियों की सांठगांठ से। ऑप्शन नंबर संबंधित है उसी से, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? यानी कि नाबार्ड की स्थापना पूछा जा रहा है। नाबार्ड की स्थापना आपको भलीभांति याद होगा 12 जुलाई 1982 को, ठीक है ना। 12 जुलाई 1982 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है, और वर्तमान में इसके चेयरपर्सन जो हैं ये साजी केवी हैं। कौन है? साजी केवी, याद रखिएगा, ठीक है ना, साजी केवी हैं। चलिए, उसके बाद देखिए 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत जो है ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किया था, और ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है ये किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल अगर पूछा जाएगा तो 1974 से लेकर के 1978 याद रखेंगे, ठीक है ना। चलो, उसके बाद देखिएगा कि मत्स्य खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मत्स्य खनन जो है यह मत्स्य खनन, कृषि, पशुपालन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, ठीक है ना, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, ये प्रश्न बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन, यहाँ पर देखिए द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसको लिखा है कीन्स ने। किसने लिखा है? कीन्स ने लिखा है। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये आंकड़े जो है RBI के द्वारा। किसके द्वारा? RBI के द्वारा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यह बुध ग्रह है, सूर्य का सबसे निकट का ग्रह है। अगर सूर्य से दूरी के क्रम की बात करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, ठीक है ना। तो बुध सबसे निकट का है, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है 88 दिनों में। इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, ये सब पॉइंट ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? देखिए नहीं पूछा गया है वलित पर्वत का, फोल्डेड माउंटेन का। तो इसमें से देखिए अगर हम बात करें तो पारसनाथ होगा। पारसनाथ, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा और महादेव पर्वत जो हैं ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं, न कि वलित पर्वत के।
उसके बाद देखिएगा किस देश को वनों का देश कहा जाता है, यानी कि वनों के देश के उपनाम से जाना जाता है, तो ये कांगो है। कांगो राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है। अब यहाँ पर देखिए, मैं पहले आंसर बताता हूँ आपको। ये हम्बोल्ट जलधारा है, ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। सुसीमा और क्यूरेसियो ये भी प्रशांत महासागर की ही जलधारा है, परंतु ये गर्म जलधारा है। प्रश्न में ठंडी पूछा गया है तो हम्बोल्ट होगा। इरमिंजर जो है, इरमिंजर, यह इरमिंजर अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। ठीक है ना। चलो उसके बाद देखिए, कोयम्बटूर और कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो कोयम्बटूर और कोचीन के बीच का जो संपर्क मार्ग है ये पाल घाट दर्रा है। थाल घाट जो है, थाल घाट यह नासिक और मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है। भोर घाट जो है, भोर घाट यह मुंबई और पुणे के बीच का संपर्क मार्ग है। और सेनकोट जो है यह त्रिवेंद्रम और मदुरई के बीच का संपर्क मार्ग है। देखिए, जवाई और सुकरी किसकी सहायक नदी है। जवाई और सुकरी जो है यह किसकी सहायक नदी है, तो यह लूनी की सहायक नदी है। ठीक है ना। गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में है, तो गिरना सिंचाई परियोजना जो है ये गिरना नदी पर है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र राइट आंसर होगा। किसी भी प्रश्न में डाउट है, प्रश्न संख्या लिख करके कमेंट करिएगा। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है, तो इसमें से आप देखेंगे राजस्थान में जो स्थित नहीं है यह दूध सागर है। दूध सागर जो है ये गोवा में है। कहाँ पर है, गोवा में है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, चुलिया चंबल नदी पर है, बिहार टोंस नदी पर है, राजस्थान में है। माउंट कोयोबो स्थित है, माउंट कोयोबो। माउंट कोयोबो जो है ये कहाँ पर है, तो याद रखेंगे ये दक्षिणी अंडमान में है। और सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में है। माउंट कोयोबो दक्षिणी अंडमान हो जाएगा। नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं। नेपाल के साथ 5 राज्य हैं। एक तो अपना बिहार हो गया, फिर देख लीजिए इधर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, फिर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उसके बाद अगर हम बात करें तो उत्तराखंड हो जाएगा, फिर उसके बाद सिक्किम हो जाएगा। ठीक है ना। तो 5 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सूची दिया गया है, मिलान करना। एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ पुस्तक दिया गया है। कौटिल्य का आपको याद होगा, अर्थशास्त्र। अच्छा, जो जानते हैं वो मिलाइए। कौटिल्य आपको पता होगा। उसके बाद जयदेव का गीत गोविंद भी आपको याद होगा। सोमदेव का कथा सरित सागर होगा और भद्रबाहु का कल्पसूत्र होगा। तो इस तरह से अब आप लोग मिला लेंगे भाई। चलिए अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वह सुल्तान कौन था। तो वह सुल्तान जो है जिसने अपनी आत्मकथा लिखा है दिल्ली सल्तनत का, इसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। फतुहात फिरोज शाही नाम से इसने अपनी आत्मकथा लिखा है, फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर इसी ने लगाया था, याद रखेंगे। महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था। तो फ्रेंड्स ये किसने किया था, तो याद रखेंगे ये किया था फ्रेंड्स जयपाल ने। और इसमें जयपाल की हार हो गई थी और इस हार के बाद इसने अपनी आत्महत्या कर लिया था। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था। देखिए, बर्नियर, टेवर्नियर और सर टॉमस रो जहांगीर के समय आए थे। बर्नियर, टेवर्नियर ये शाहजहां के समय में आए थे और औरंगजेब के समय भी बर्नियर थे उस समय। ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए नहीं आया था डोमिंग पास। डोमिंग पास कृष्णदेव राय के समय में आया था। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। अब एक एक करके पढ़िएगा, पूछा है सत्य कौन सा है और नीचे यहाँ से कूट में से आंसर आपको देना है। ठीक है, तो पहले पढ़ लीजिए। देखिए, द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भाग हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। नहीं, दूसरे बौद्ध संगति में ये नहीं हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति जो कश्मीर में हुआ था कनिष्क के समय में, उसमें जो है 2 भाग हीनयान और महायान में बटा था। तो एक तो ये गलत हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधि तत्व को प्राप्त करना है, सही दिया गया है। और हीनयान संप्रदाय का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है, सही है। नामग्याल बौद्ध मठ याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में है, धर्मशाला में, ये भी सही है। तो यानी कि सही हो जाएगा दूसरा, तीसरा और चौथा, जो कि ऑप्शन नंबर देख सकते हैं बी में है। उसके बाद देखिएगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। अच्छा, प्रश्न यहाँ से बहुत तरीके से बनता है। भारत का प्रथम पूछा गया, स्वतंत्र भारत का प्रथम पूछेगा तो स्वतंत्र भारत का कौन हो जाएगा, माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी होगा। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था ये कौन था, तो विलियम बेंटिक था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल ऑब्वियसली आपको पता होगा 1857 में लॉर्ड कैनिंग था और भारत के पहला वायसराय बना था। ठीक है ना, यहीं, और आखिरी गवर्नर जनरल था ये। चलिए, कौन सा विद्रोह सुमिलित नहीं है, मैं आंसर बताता हूँ। पाबना विद्रोह सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ताना भगत भी। अहोम विद्रोह असम में हुआ था
और देखिए ये 1828-29 में हुआ था, तो ये वाला गलत दिया गया, यहाँ 1900 दिया गया जो कि गलत है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने किया था। अच्छा, ज्योतिबा फुले जी की एक पुस्तक है गुलामगिरी, गुलामगिरी याद रखना आपको। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? देखिए नहीं पूछा गया है भाई, तो इसमें से देखिएगा फतेहपुर सीकरी में जो है ये मोती मस्जिद नहीं है। मोती मस्जिद जो है ये आगरा में है या फिर दिल्ली में चले जाइए, लाल किला में मोती मस्जिद है। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को काकोरी षड्यंत्र के मामले में ब्रिटिश सरकार के द्वारा फांसी की सजा दी गई थी? काकोरी षड्यंत्र का नाम अब काकोरी ट्रेन एक्शन किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और ये घटना घटी थी 9 अगस्त 1925 को, ठीक है ना, 9 अगस्त 1925 को याद रखेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इसमें फांसी दिया गया था किसको किसको? तो राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खान को फांसी दिया गया था। और इसमें जो है सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जो मैंने नाम बताया था रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खान को काकोरी कांड में फांसी की सजा दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? तो भाई गांधी जी ऑब्वियसली दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, पहले में नहीं लिए थे और तीसरे में नहीं लिए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में, ठीक है ना। चलिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है इसमें से? तो सत्य कथन मैं आपको बता देता हूं। देखिए कौन सा कथन इसमें से सत्य है, बताइए बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा? जाबलोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए टॉलेमी ने नेचुरल हिस्ट्री की नामक रचना की है, तो टॉलेमी ने जो है नेचुरल हिस्ट्री नहीं किया है, नेचुरल हिस्ट्री जो है ये प्लिनी ने किया है। किसने किया है? प्लिनी ने किया है। तो यहीं से एक गलत हो गया। भारत में सर्वप्रथम हुन आक्रमण की जानकारी नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है, नहीं, ये नासिक से नहीं भीतरी स्तंभलेख से प्राप्त होती है, ये गलत हो गया। विष्णु पुराण का संबंध आंध्र सातवाहन वंश से नहीं, विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। जाबलोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, यही जो है सत्य कथन है, ठीक है ना भाई। चलिए उसके बाद देखिए कि कौन सा हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेतों का निशान या साक्ष्य प्राप्त हुआ है? जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? कालीबंगन से। कालीबंगन किस नदी के किनारे है? तो याद रखेंगे ये घग्गर नदी के किनारे है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 करेंगे कि चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था? चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था? तो नगरम के नाम से। 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 1997 में जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था इसी को क्वेटो सम्मेलन कहा जाता है। यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ग्रीन हाउस गैस की जो उत्सर्जन है उसमें कमी लाने के लिए क्वेटो जापान में हुआ था। और ये लागू हुआ था कब, प्रभावी कब हुआ था क्वेटो? तो ये 2005 से, ठीक है ना, 2005 से। चलिए, भारत की प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सी है? रामसर बिहार का पूछेगा तो बिहार का कांवर झील है, कांवर लेक, ठीक है ना, कांवर ताल बिहार का पूछेगा। भारत का है तो आपको याद होगा चिल्का झील, ठीक है ना। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? कांवर झील बेगूसराय में है, याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है जैव विविधता का, ये पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में स्थानांतरित से ऊर्जा का मात्रा क्या होगा? तो फ्रेंड्स ऊर्जा की मात्रा जो है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ये घटती है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिक तंत्र के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, यही संक्रमण क्षेत्र है, ठीक है ना, इसको कहा जाता है इकोटोन, इकोटोन कहा जाता है। दिए गए विकल्प में कौन सा अदिश राशि है? स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें से वेग और बल सदिश राशि है, चाल जो है ये अदिश राशि है। न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? अच्छा, बल की परिभाषा पूछा जाता है, तो बल की परिभाषा प्रथम नियम से और बल का व्यंजक दूसरा नियम से। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए तापमान बढ़ने पर द्रव की सायनता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ेगा तो द्रव की सायनता क्या होगी? घटेगी, ठीक है ना, द्रव की सायनता घटती है। और एक आदर्श तरल की सायनता कितनी होती है? तो 0 होती है, 0 होती है, याद रखिएगा। जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अच्छा, यहाँ पर देखिए निकट दृष्टि दोष में जो है अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, और दृष्टि वैषम्यता, ठीक है ना, इसमें जो है बेलनाकार लेंस का
और जरा दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता और आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो वेधन क्षमता सबसे अधिक गामा की होती है और आयनन क्षमता अल्फा की होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग है और दूसरी तरफ खोजकर्ता का नाम है। गामा किरण की खोज किसने किया था? तो देखिए ध्यान देंगे, गामा किरण की खोज जो है ये किया था पॉल विलार्ड ने। दृश्य किरण का न्यूटन ने और रक्त किरण का हर्शल ने। दीर्घ किरण का खोज जो है ये रोंगजन ने रोंगजन ने एक्स किरण का खोज किया था। दीर्घ किरण का खोज जो है ये मार्कोनी ने किया था। किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। मार्कोनी ने दीर्घ किरण का खोज किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। चलिए उसके बाद देखिए ध्वनि की चाल सामान्यतः जल में होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो ये जल में 1483 मीटर पर सेकंड होती है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही अगर आपसे पूछा जाए कि वायु की चाल कितनी होती है, वायु में ध्वनि की चाल, तो 332 मीटर होती है, मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए रक्त के थक्का का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो रक्त के थक्का का पता लगाने के लिए ये समस्थानिक जो है ये सोडियम 24 है, ठीक है ना। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर में किया जाता है और फास्फोरस 32 का प्रयोग जो है ये ल्यूकेमिया थेरेपी में किया जाता है। उसके बाद देखिए एक अच्छे ईंधन का कौन सा गुण शामिल नहीं होता अच्छे ईंधन में? तो अच्छा ईंधन में क्या होता है? आसानी से उपलब्ध हो, उष्मीयमान उसका अधिक हो, जलने के पश्चात कोई भी हानिकारक प्रदूषक पदार्थ उत्पन्न न हो, प्रज्वलन ताप निम्न हो। तो यहाँ से देखिए उसका उष्मीयमान निम्न नहीं, उष्मीयमान अधिक होना चाहिए। तो यही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। काओलिन जो है ये किसका अयस्क है? काओलिन जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त की संख्या, ये प्रश्न आपको बताएं फ्रेंड्स, आपके लिए मैं इसका आंसर रख रहा हूं और आप लोग अपना स्कोर भी जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सोरेनसन ने पीएच स्केल का खोज किया था, याद रखेंगे पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है। 7 जो होता है ये उदासीन होता है, 7 से अधिक क्षारीय और 7 से कम अम्लीय होता है। कब किया था पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने? तो सोरेनसन ने 1909 में किया था। चलिए कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? तो कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। असूत्री, समसूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री, ठीक है ना। तो ये 3 राइट आंसर हो जाएगा मेनली। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? गंजापन कवक से होता है, ध्यान रखिएगा। और इसके लिए जो है कौन सा जिम्मेदार है? तो फ्रेंड्स ये आपका टीनिया कैपिटिस जो है जिम्मेदार होता है। चावल, गेहूं और गन्ना किस कुल के पौधे हैं? तो चावल, गेहूं, गन्ना जो है ये ग्रेमिनेसी कुल के पौधे हैं। उसके बाद देखिए बौने पौधों को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? बौने पौधे को, तो ये जिबरेलिन्स है, ठीक है ना, जिबरेलिन्स है। कोशिका विभाजन में साइटोकाइनिन होता है। एथिलीन जो है ये फलों के पकाने में सहायक होता है। ये सारे के सारे पादप हार्मोन हैं। फ्लोरेजिन्स फूलों के खिलाने में सहायक होता है। एक ट्राउमैटिन है, ट्राउमैटिन जो है ये कोशिका का जो है पादप कोशिका का घाव भरने में सहायक होता है। 87 नंबर करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है? द्वितीय, तो आपको यहाँ से देखते ही पता चल रहा होगा कि बकरी जो है ये प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि ये शाकाहारी है, ये द्वितीयक नहीं है, नहीं पूछा गया है। उसके बाद देखिए राइबोसोम के नामकरण किसके द्वारा किया गया? राइबोसोम का नामकरण जो है ये किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए राइबोसोम का नामकरण जो है ये किया गया है किसके द्वारा? रिचर्ड बी रॉबर्ट के द्वारा, ठीक है ना। चलिए समसूत्री विभाजन में कौन सा कथन असत्य है, गलत पूछा गया? तो ये सही है, ये भी सही है, ठीक है ना। ये वाला स्टेटमेंट पढ़िए कि इसकी सबसे छोटी अवस्था प्रोफेज है। नहीं, समसूत्री की सबसे छोटी अवस्था जो होती है ना, सबसे छोटी अवस्था ये एनाफेज होती है, एनाफेज, ठीक है ना। और ये प्रोफेज जो होता है, प्रोफेज ये समसूत्री का सबसे बड़ा अवस्था है, सबसे बड़ा। तो ये उल्टा दिया गया है, तो कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो यहाँ पर देखिएगा पेप्सिन जो होता है ये पेट से स्रावित होता है, बाकी ट्रिप्सिन और लाइपेज ये अग्नाशय से स्रावित होते हैं, ठीक है ना। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय पूछा गया है कहाँ पर है? यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय जो है ये ब्रुसेल्स में है, याद रखिएगा। रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रेड क्रॉस की स्थापना जो है ये कब हुआ था? तो 1863 में जेनेवा में हेनरी डुरेंट ने किया था, ठीक है ना। 8 मई के दिन प्रत्येक वर्ष जो है रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है और अब तक रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। मांडी झागोर नृत्य जो है ये दोनों कहाँ का लोक नृत्य है, मतलब कहाँ का नृत्य है ये? तो मांडी और झागोर ये गोवा का है। बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है?
तो बीसी राय मेडिसिन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। अच्छा, कृषि के संबंधित एक बोरलॉग पुरस्कार है, नॉर्मन बोरलॉग का आपने नाम सुना है ना, तो ये बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक, तो इसको लिखा है खुशवंत सिंह ने। ट्रेन टू पाकिस्तान के भी लेखक यही हैं, खुशवंत सिंह। देखिए 95 प्रश्नों में से अपना स्कोर बताइए। फ्रेंड्स प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करिए। अब मैं आपको मैथ वाला जो सेक्शन है उसका आंसर फटाफट बता देता हूँ। व्हाट्सएप जो चैनल है मेरा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर आप फॉलो कर लीजिए। व्हाट्सएप पर सारे PDF आपको एक ही साथ मैं दे दूंगा, सारे सेट का, निश्चिंत रहिए आप। इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7:2। एक बार आप लोग सॉल्व करेंगे मैथ वाला, ठीक है ना। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 11 दिन। उसके बाद चलिए यहाँ पर देखिएगा, अगला प्रश्न है 98 नंबर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 98 का, ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 99 का देख लीजिएगा, 99 का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर लुप्त संख्या आपको निकालना है। उसके बाद चलिए आखिरी क्वेश्चन है 100 का, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 19 हो जाएगा।